Hello students, how are you? I hope all of you are fine and enjoying good health. So while students, today in this video we are going to discuss part 2 of our chapter number 7 from First Flight book. And the name of this particular part is Coorg. So as the name is telling about Coorg, so we will study about the people living in Coorg as well as its natural surroundings. So let's start. Midway between Mysore and the coastal town of Bangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. So ये कूर्ग है कहाँ पर? So it lies in the midway between मैसूर एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर. कोस्टल टाउन ऑफ मैंगलोर जो कि सी के किनारे पर सिचुएटेड है, उसके मैंगलोर के कोस्टल टाउन और मैसूर के बीच में एक पीस ऑफ हेवन है. पीस ऑफ हेवन किसे कहा गया है? कूर्ग को, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है. एंड दैट मस्ट हैव ड्रिफ्टेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. और ये इसको पक्का ही that must have drifted from the kingdom of God, जिसको कि भगवान के किंगडम से हवा के द्वारा लेके आया गया होगा. So that means it is so much beautiful कि that it is compared with heaven. So this land of rolling hills is inhabited by a proud race of martial men, the beautiful women and wild creatures. अब वहाँ पे कौन कौन रहता है इस कूर्ग में? सो दिस लैंड ऑफ रोलिंग हिल्स, दैट मीन्स यहाँ पे रोलिंग हिल्स, बहुत सारी हिल्स देखने को मिलती हैं. एंड यहाँ पे पर्टिकुलरली प्राउड रेस ऑफ मार्शल मैन. मार्शल मैन मीन्स वॉरियर्स, जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं और जो बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं, योद्धा जिसे हम बोलते हैं. तो यहाँ पे कौन रहता है? योद्धा रहते हैं. और ब्यूटीफुल वुमेन, और यहाँ की जो वुमेन है वो बहुत ही सुंदर होती हैं. एंड ऑल्सो इट इज़ इनहेबिटेड बाय वाइल्ड क्रीचर्स, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वाइल्ड क्रीचर्स भी रहते हैं. Coorg or Kodagu, the smallest district of Karnataka, is home to evergreen rainforests, spices and coffee plantations. So Coorg का दूसरा नाम क्या बताया यहाँ पे? कोडागू. अब जो कूर्ग या फिर कोडागू है, इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका. कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है. एंड इट इज़ होम टू एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है रेन फॉरेस्ट है. एवरग्रीन सदाबहार जो रेन फॉरेस्ट होते हैं. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रेन होती है और यहाँ पे ऐसे फॉरेस्ट हैं जिन्हें हम रेन फॉरेस्ट कहते हैं और जो हमेशा ही रहते हैं. एंड स्पाइसेस एंड कॉफ़ी प्लांटेशंस, और यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पाइसेस की ग्रोथ होती है, बहुत ज़्यादा कॉफ़ी प्लांटेशन जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा होती है. जैसे हमारा जो असम है वो टी के लिए फेमस है, सो कूर्ग इज़ फेमस फॉर कॉफ़ी प्लांटेशन. एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट कवर 30% ऑफ दिस डिस्ट्रिक्ट. अब एक्चुअल में ये पहले ही कर्नाटका की सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट है और उस डिस्ट्रिक्ट का भी 30% जो है वो किससे कवर्ड है? एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट से. दैट मीन्स यहाँ पे बहुत डेंस फॉरेस्ट हैं. ड्यूरिंग द मानसून्स इट पोर्स इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे. और जब यहाँ मानसून होती है तो यहाँ इतनी रेन होती है कि यहाँ विजिटर्स यहाँ पे घूमने के लिए नहीं आ सकते. एंड द सीज़न ऑफ जॉय कमेंसेस फ्रॉम सेप्टेम्बर एंड कंटिन्यूज टिल मार्च. और जो सीज़न ऑफ जॉय, जो मस्ती का सीज़न है, यहाँ पे जो टूरिस्ट के लिए सबसे अच्छा सीज़न बोला जाता है, वो सितंबर से शुरू होके मार्च तक ख़त्म होता है. दैट मीन्स फ्रॉम सितंबर टू मार्च एनीवन इज़ वेलकम हियर. और कोई भी टूरिस्ट अगर यहाँ जाना चाहे तो इस मौसम में जाए, इस टाइम पीरियड में जाए, तो वो वहाँ पे नेचुरल सराउंडिंग्स का पूरा इंजॉय कर सकता है. The weather is perfect with some showers thrown in for good measure. अब यहाँ पे इस टाइम पीरियड में जो वेदर है वो एकदम परफेक्ट होता है, बहुत इंजॉयबल होता है. एंड समटाइम्स देयर आर शावर्स ऑफ रेन ऑल्सो, और हल्की फुल्की रेन होती है जो कि बहुत अच्छी फील होती है. द एयर ब्रीड्स ऑफ इनविगोरेटिंग कॉफ़ी. और एयर में, जो हवा में हमेशा ही खुशबू रहती है, बहुत एनर्जेटिक सी फ्रेग्रेंस रहती है कॉफ़ी की. कॉफ़ी एस्टेट्स एंड कॉलोनियल बंगलोज स्टैंड टक्ड अंडर ट्री कैनोपीज इन प्राइम कॉर्नर्स. प्राइम कॉर्नर्स मीन्स जो कि सबसे अच्छी जगह मानी जाती है, तो वहाँ पे
इस एरिया की सबसे अच्छी जगह में कॉफ़ी स्टेट्स और जो कॉलोनियल बंगलोज मीन्स रेजिडेंशियल जो बिल्डिंग्स हैं वो वहाँ पे ट्रीज़ के साथ कवर्ड रहती हैं। दे स्टैंड टक्ड, मतलब ये जो बिल्डिंग्स हैं, घर जो हैं लोगों के वहाँ पे ये ट्री की कैनोपीज़ के नीचे बने होते हैं और सबसे अच्छी जगह पे ट्री की कैनोपीज़ के नीचे लोगों के जो घर हैं वो बने हुए हैं। कैनोपीज़ क्या होता है? जैसे एक टेंट लाइक किसी चीज़ को कवर कर लिया होता है, ऊपर से पूरा टेंट लाइक है एंड थोड़ा तिरछा सा होता है बीच में से, एंड उसके नीचे जो भी कुछ बना है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि जो घर है उसके ऊपर पूरा कवरिंग है ट्री की शेड की। तो इस तरह से जो ट्री है अपनी ट्री के शेड में जो यहाँ पे घर बने हुए होते हैं। The fiercely independent people of Coorg are possibly of Greek or Arabic descent. अब ये कहा जाता है यहाँ पे कि जो इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कुर्ग, मतलब जो यहाँ पे लोग रह रहे हैं, कुर्गी पीपल्स जो रह रहे हैं वहाँ पे, उनके तो एक नेचर के बारे में बता दिया कि दे आर वेरी वायलेंट एंड एग्रेसिव बिकॉज दे आर वॉरियर्स, ऑब्वियसली दे वुड बी हैविंग दिस काइंड ऑफ नेचर। तो ये जो पीपल ऑफ कुर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक एंड अरेबिक डिसेंट, और इनके बारे में ये कहा जाता है कि ये श्योरली जो है ग्रीक या फिर अरेबिक डिसेंट्स होंगे, मतलब इनका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीक या फिर अरेबिक होगा। और ऐसा क्यों है? As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. अब एक कहानी के अनुसार ऐसा है कि एक बार जब अलेक्जेंडर ने इन्वेड किया इंडिया पे, अटैक किया, तो उसकी एक आर्मी का कुछ हिस्सा जो उसकी आर्मी का, जब वो साउथ की तरफ मूव कर रहे थे, दे मूव्ड साउथ अलोंग द कोस्ट, वो कोस्ट के साथ साथ, सी के किनारे के साथ साथ साउथ को मूव किया इन्होंने, और वो वहीं पे सेटल हो गए जब उनका वापस जाना इम्प्रैक्टिकल, दैट मीन्स इम्पॉसिबल हो गया। जब वो वापस नहीं जा सके अपने देश, तो वो वहीं साउथ की तरफ जाते हुए समुद्र के किनारे पर वहीं पर सेटल हो गए। These people married amongst the locals and their culture is apparent in the martial traditions, marriages and the religious rites which are distinct from the Hindu mainstream. अब यहाँ पे ये कहा गया है कि ये जो लोग थे जो वहाँ पे सेटल हुए, उन्होंने क्या किया, अपनी ही जो कम्युनिटी में शादियाँ की, इन्होंने लोकल पीपल के साथ ही अपनी कम्युनिटी में ही शादी की, और उनका ये जो कल्चर है एकदम विजिबल है और देखा जा सकता है कि उनके कल्चर में जैसे कोई चेंज नहीं आया, और वो एकदम हिंदू मेन स्ट्रीम के कल्चर से एकदम डिफरेंट था। एंड देयर कल्चर इज़ अपरेंट, और उनके कल्चर को किस तरह से गेस किया जा सकता है, कहाँ से विजिबल है? एक तो उनकी मार्शल ट्रेडिशंस में, जो कि उनका मार्शल मीन्स रिलेटेड टू वॉर और फाइटिंग, एंड देयर मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स, और जो उनकी मैरिजेस के वे होते हैं, उनके जो मैरिज कस्टम्स हैं और रिलीजियस कस्टम्स हैं, दे आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम जो कि ट्रेडिशन हिंदूज़ में जो मेन ट्रेडिशन को फॉलो किया जाता है, दैट इज़ नॉन एज मेन स्ट्रीम, जो पर्टिकुलरली ट्रेडिशन फॉलो होता है। तो उस ट्रेडिशन से इनका जो ट्रेडिशन था, इनके जो कस्टम्स थे, वो एकदम डिफरेंट थे। सो इट इज़ सेड, ये विश्वास किया जाता है कि इन लोगों ने अपने ही कम्युनिटी में शादियां की, और उस हिसाब से इनका जो कल्चर है वो भी हिंदू मेन स्ट्रीम से जो डिफरेंट है। The theory of Arab origin draws support from the long black coat with an embroidered waist belt worn by Kodavus. अब जो पहली स्टोरी थी, एक तो थी अलेक्जेंडर की आर्मी की, कि वो अलेक्जेंडर ने जब अटैक किया यहाँ पे इंडिया पे, तो उसकी एक जो आर्मी का एक पार्ट था, वो वापस जाना उनका इम्पॉसिबल हो गया, वापस नहीं जा पाए, तो वो साउथ की तरफ बढ़ते हुए वहीं अलोंग दी कोस्ट वहीं पे वो सेटल हो गए। अब जो अरब थ्योरी है, अब ये अलेक्जेंडर वाली तो होगी ग्रीक की, अब दूसरी जो है अरेबिक डिसेंट वाली, उस स्टोरी का जो हम लेते हैं कि इस तरह से हो सकता है, जो उसका प्रूफ थोड़ा बहुत या स्टोरी गेस की जाती है, वो ऐसे है कि द थ्योरी ऑफ अरब ओरिजिन ड्रॉज सपोर्ट फ्रॉम द लॉन्ग ब्लैक कोट। अब इसको लॉन्ग ब्लैक कोट के साथ इसके ओरिजिन का थोड़ा सा आइडिया लिया जाता है कि ये लोग जो लॉन्ग और ब्लैक कलर का कोट पहनते हैं, जिनकी
विद एन एम्ब्रॉयडर्ड वेस्ट बेल्ट, और जो वेस्ट पे एक बेल्ट भी होती है जो कि टोटली एम्ब्रॉयडर्ड होती है, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो। दीज आर वॉर्न बाय कोडाउज, और ये कोडाउज, ये लोग जो कूर्ग में रह रहे हैं, ये लोग इसको पहनते हैं, इस तरह की ड्रेस को, और नॉन एज कूपिया, और ये जो ड्रेस है उनकी, उसको कूपिया बोला जाता है। एंड इट रिजेंबल्स द कूफिया वॉर्न बाय अरब्स एंड द कर्ड्स, और ये जो इसी तरह की एक ड्रेस होती है कूफिया, जो कि अरब पीपल पहनते हैं। सो उनकी ड्रेस का मैच के हिसाब से उनको ये भी कहा जाता है कि शायद इनका जो बैकग्राउंड है, इनका जो ओरिजिन है, वो अरब भी हो सकता है, अरेबिक भी हो सकता है, और अगर दूसरी स्टोरी आर्मी वाली देखे जाए तो उनका ओरिजिन ग्रीक भी हो सकता है। सो देयर आर टू काइंड ऑफ कन्फ्यूजन्स कि ग्रीक या अरेबिक डिसेंट है इनका ओरिजिन जो ग्रीक को बिलोंग करते हैं या ये लोग, या फिर ये अरब को बिलोंग करते हैं। तो अरब की स्टोरी क्या है कि किस तरह से अरब को सपोर्ट करने वाला ये बनती है इनकी स्टोरी कि ये दीज आर अरेबिक पीपल, कि इनकी जो वेयरिंग्स हैं, इनकी जो ड्रेसिंग है, वो एक लॉन्ग ब्लैक कोट है जिसके ऊपर एम्ब्रॉयडर्ड बेल्ट होती है, और इसका नाम कूपिया है। और ये किसको रिजेंबल करती है? कूफिया नाम की ड्रेस को रिजेंबल करती है, जो कि अरब पीपल और कर्ड्स पहनते हैं। ठीक है। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. Now Kurgi homes have a tradition of hospitality. Hospitality होती है मेहमान नवाजी। जब कोई हमारे घर पे आता है तो हम उनकी बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। So here these homes have a tradition of hospitality, मतलब ये मेहमान नवाजी के लिए बहुत ही फेमस हैं, बहुत अच्छी मेहमान नवाजी करते हैं। And they are more than willing to recount means tell, numerous means बहुत सारी, tales of valor means stories of courage and bravery। अब जब कोई इनके घर जाता है तो ये बहुत ही एक्साइटेड होते हैं, और एक्साइटेड होके अपनी वेलर की स्टोरीज को, स्टोरीज ऑफ करेज एंड ब्रेवरी दैट आर रिलेटेड टू देयर सन्स एंड फादर्स, अपने बच्चों की और अपने फादर की, जैसे जो भी उनके घर में जेंट्स लोग होते हैं उनकी बहादुरी की स्टोरियाँ ये लोग अपने मेहमानों को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट के साथ और एक्साइटमेंट के साथ सुनाते हैं। The Coorg Regiment is one of the most decorated in the Indian Army, and the first chief of Indian Army, जनरल करियप्पा वॉज अ कूर्गी। अब जो कूर्ग रेजिमेंट है हमारी आर्मी में, वो सबसे ज़्यादा डेकोरेटेड है। दैट मीन्स वो जो कूर्ग रेजिमेंट है उनके जो कूर्ग रेजिमेंट के सोल्जर्स को, इसकी कूर्ग रेजिमेंट की आर्मी को बहुत ही ज़्यादा अवार्ड्स मिले हुए हैं एंड बहुत ज़्यादा मेडल्स मिले हुए हैं। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन इंडियन आर्मी। सो इस तरह से कूर्ग रेजिमेंट डेकोरेटेड बोला जाता है इंडियन आर्मी में। और सबसे पहले जो हमारे चीफ हुए हैं इंडियन आर्मी के, वो भी एक कूर्गी ही थे, एंड उनका नेम था जनरल करियप्पा। एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो, दिस इज द पिक्चर ऑफ KM करियप्पा, द फर्स्ट इंडियन कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्मी। Even now, Kodavos are the only people in India permitted to carry firearms without a license. और जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है कि ये बहुत ही ज़्यादा बहादुर होते हैं, और निडर भी होते हैं और सच्चे भी होते हैं। दे आर ऑल्सो ट्रू, ईमानदार होते हैं, ट्रू होते हैं। आज की डेट में भी अगर हम देखें तो सिर्फ कोडावोज ही ऐसे पीपल हैं जिनको इंडिया में, थ्रू आउट इंडिया, दे आर परमिटेड टू कैरी फायर आर्म्स, जो अपने पिस्टल्स वगैरह जो फायर आर्म्स हैं ये लेके जा सकते हैं बिना किसी लाइसेंस के। अदरवाइज़ किसी को भी पिस्टल लेनी है, गन लेनी है, तो विदाउट लाइसेंस उनको इशू नहीं होती, बट दे कैन कैरी इट विदाउट लाइसेंस। The river Kaveri obtains its water from the hills and the forests of Coorg. अब जो रिवर कावेरी है, महानदी जिसे हम बोलते हैं, इट ऑल्सो ऑब्टेन्स इट्स वाटर फ्रॉम द हिल्स एंड फॉरेस्ट ऑफ कूर्ग। अब इसकी जो पानी है वो भी इसी की कूर्ग की हिल्स से होता हुआ, कूर्ग के फॉरेस्ट से होता हुआ आता है। महासीर अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश अबाउंड इन दीज वाटर्स, और इस पानी में, इस कावेरी नदी के पानी में महासीर नाम की एक फ़िश पाई जाती है जो कि अबंडेंट होती है। अबंडेंट
means that exist in large number. Kingfishers dive for their catch, while squirrels and langurs drop partially eaten fruit for the mischief of enjoying the splash. सो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि किंग फिशर्स जो हैं यहाँ पे बहुत ही कॉमनली देखे जा सकते हैं अपना शिकार पकड़ते हुए पानी में, एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो. एंड द स्क्विरल्स और लंगूर्स वो क्या करते हैं, वो थोड़ा बहुत जैसे कोई इनके पास फ्रूट है उस फ्रूट को थोड़ा सा खा के और मस्ती के मूड में या शरारत करने के मूड से वो जो खाया हुआ थोड़ा बहुत खाया हुआ फ्रूट जो है उसको पानी में फेंकते हैं टू इंजॉय द स्प्लैश. स्प्लैश मीन्स जब किसी की चीज़ को पानी में दूर से फेंका जाता है तो उसमें से पानी उछलता है, तो उस चीज़ को एंजॉय करने के लिए, शरारत करने के लिए ये लंगूर्स और स्क्विरल्स जो थोड़ा बहुत खाया हुआ अपना फ्रूट और कुछ भी जो खाते हैं वो बाकी का पानी में गिरा देते हैं. एंड द रिपल इफेक्ट इन द क्लियर वाटर, एक तो वो स्प्लैश को एंजॉय करते हैं जो पानी उछलता है, और दूसरा रिपल इफेक्ट जो कि आपने भी देखा होगा एज यू कैन सी इन द पिक्चर ऑल्सो कि जब किंग फिशर भी डाइव कर रही है अपने शिकार को पकड़ने के लिए तो साइड पे सर्कुलर मोशन में जो है वेव्स उठती हैं पानी में, दैट इज़ नॉन एज रिपल इफेक्ट. सो इस तरह से कोई भी चीज़ अगर दूर से पानी में फेंकी जाती है तो एक तो स्प्लैशिंग होती है, पानी उड़ के बाहर आता है, उछलता है, और दूसरा रिपलिंग होती है पानी की वेव्स में, सर्कुलर मोशन में जो वेव्स उठती हैं, दैट इज़ नॉन एज रिपल इफेक्ट. सो इस चीज़ को एंजॉय करने के लिए जो यहाँ के एनिमल्स भी हैं वो भी मस्ती करते हैं. एलिफेंट्स एंजॉय बीइंग बेथ्ड इन एंड स्क्रब्ड इन द रिवर बाय देयर महॉट्स, और जो एलिफेंट है वो भी इंजॉय करता है पानी में बेदिंग का और बीइंग स्क्रब्ड बाय, जैसे उनके जो महॉट्स होते हैं, महॉट्स मीन्स केयर टेकर होते हैं हाथी के, उनको नहलाते हैं, इनकी स्क्रबिंग करते हैं, तो एलिफेंट्स ऑल्सो इंजॉय टू टेक बाथ इन दिस काइंड ऑफ वाटर. The most laid-back individuals become converts to the life of high-energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. अब यहाँ पे बहुत सारी इंजॉय करने के लिए चीज़ें हैं, उनमें से क्या है, राफ्टिंग है, कैनोइंग है, रेपेलिंग है और रॉक क्लाइंबिंग है. रॉक क्लाइंबिंग जिसमें रॉक के ऊपर चढ़ते हैं रॉक्स पे. रेपेलिंग होता है गोइंग डाउन अ क्लिफ, किसी भी माउंटेन से नीचे आना रस्सी को पकड़कर, दैट इज़ नॉन एज रेपेलिंग. एंड माउंटेन बाइकिंग मतलब मेन रोड को छोड़कर माउंटेनियस साइड्स पे बाइसाइकिल राइड करना, दैट इज़ नॉन एज माउंटेन बाइकिंग. एंड राफ्टिंग एंड कैनोइंग यू कैन सी इन द पिक्चर 1, दैट इज़ द राफ्टिंग, और जो पिक्चर 2 है वो होती है कैनोइंग. कैनोइंग एक बहुत ही शार्प शेप्ड बोट होती है जैसे कि आप पिक्चर में देख सकते हैं, और राफ्टिंग एक फ्लैट सी बोट होती है, तो इस तरह की इट इज़ अ काइंड ऑफ बोटिंग. तो बोटिंग एंजॉय कर सकता है कोई भी इंसान यहाँ पे, रैपलिंग कर सकता है, माउंटेन बाइकिंग कर सकता है, रॉक क्लाइंबिंग कर सकता है एंड ऑल्सो ट्रैकिंग भी. सो कोई भी एक इंसान, द मोस्ट लेड बैक मीन्स रिलैक्सड और ईजी गोइंग. अगर कोई भी इंसान अगर यहाँ पे आता है जो कि बहुत ही ईजी गोइंग है, बहुत पीसफुल रहना पसंद करता है, रिलैक्सड वे में रहना पसंद करता है, सो ही ऑल्सो बिकम कन्वर्ट्स टू द लाइफ ऑफ हाई एनर्जी. उसका भी ये चीज़ें देख के, अपने सराउंडिंग में इन सब चीज़ों को देख के उसका भी मन होता है और उसकी भी लाइफ completely चेंज हो जाती है whenever he takes part in any of these activities. तो जब वो वहाँ पे, चाहे वो कोई बहुत ही शांत रहने वाला, रिलैक्स मूड में रहने वाला अगर पर्सन यहाँ पे घूमने आता है तो वो भी इन चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होके अपने आप को इन चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व करता है और बिकम अ हाई एनर्जेटिक पर्सन. So numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. अब ट्रैकर्स क्या होते हैं, जो पर्सन्स बहुत ही ज़्यादा हार्ड जर्नी करते हैं, जैसे लाइक माउंटेन्स पे चढ़ना या फिर माउंटेनियस रास्ते में से या जंगलों में से होते हुए जाना, पैदल चढ़ना. सो दिस इज़ नॉन एज ट्रैकिंग. कोई हाई प्लेस पे जाना या फिर कोई जंगली रास्ते से जहाँ पे इजी गोइंग वे नहीं होता. So this is known as trekkers. Those are known as trekkers. So numerous walking trails in this region are favorite with trekkers. और trekkers इन trails को follow करते हुए अपनी trekking करते हैं. They enjoy to make long arduous journey on foot.
अब ट्रायल्स क्या होते हैं, एज यू कैन सी इन द पिक्चर 4, जब कोई रास्ता कॉमन नहीं होता, बट जैसे यहाँ पे कुछ सड़कें नहीं हैं, कोई रोड्स नहीं है, बट अ पर्सन यूज टू वॉक अलॉन्ग दैट वे, तो वहाँ पे क्या होता है, जो पेड़ पौधे उगने बंद हो जाते हैं, एक छोटा सा रास्ता अपने आप ही क्रिएट हो जाता है। तो जहाँ जहाँ चला जाता है, जहाँ जहाँ इंसानों के पैर आते हैं, तो वो जगह दबती रहती है और जो प्लांटेशन होती है वो वहाँ से रिमूव हो जाती है। सो दिस वे इज मेड known as trials. So here it is also shown in picture 4. Birds, bees and butterflies are there to give you company. अब जो कोई भी ट्रैकिंग करता है इस तरह के रास्ते पे, तो बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज दे आर ऑल्सो देयर टू अकम्पनाई दैट पर्सन। वो भी उसके साथ साथ, ये बर्ड्स, बीज और बटरफ्लाइज, मतलब रास्ते में बहुत सारे बर्ड्स, बटरफ्लाइज और बीज भी होती हैं, उनके साथ साथ जो चलती हैं उनको अकम्पनाई करती हैं। Macaws, Malabar squirrels, langurs and slender lories keep a watchful eye from the tree canopy. अब जो मेकाउज होते हैं और मालाबर स्क्विरल्स हैं और लंगूर्स और स्लेंडर लॉरीज, दे ऑल्सो कीप अ वॉचफुल आई। वो भी ऊपर ट्री कैनपीज में बैठे हुए आते जाते लोगों को, ट्रैकर्स को देखते हैं बड़े ध्यान से। अब यहाँ पे यू कैन ऑल्सो सी इन द पिक्चर्स, फर्स्ट वन इज लंगूर, देन Malabar squirrel, and then third picture is of slender lories. So Malabar squirrel, it is a different kind of squirrel, particular kind है इसकी. You can see it is very colorful and the different one from that we see easily in our surroundings. So it is a different kind of squirrel. I do however prefer to step aside for wild elephants. और यहाँ पे ऑथर कह रहे हैं कि जब हम चलते हैं तो रास्ता, जैसे वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं वो भी साथ साथ कहीं आते हैं, बीच में रास्ता देना पड़ता है उनको, तो वो कहते हैं कि मैं वाइल्ड एलिफेंट्स को रास्ता देना प्रेफर करता हूँ। ऐसा नहीं कि जब हम आगे चल रहे हैं तो ऑब्वियसली हम ही आगे जाएंगे, जो हमारे पीछे आए तो वो बाद में ही जाए, ऐसा नहीं। तो ही इज सेइंग कि वाइल्ड एलिफेंट्स जो हैं उनके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए, उनको रास्ता देना ही बेहतर है। The climb to the Brahmagiri Hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. अब जब ब्रह्मगिरी हिल्स की तरफ जाया जाता है तो क्लाइंब टू द ब्रह्मगिरी हिल्स, अगर हम ब्रह्मगिरी हिल्स पे चढ़ते हैं, क्लाइंबिंग करते हैं, वहाँ पे टॉप पे पहुँच के हमें एक बहुत ही पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है। पैनोरामिक व्यू क्या होता है? व्यू ऑफ वाइड एरिया ऑफ द लैंड। ऑब्वियस सी बात है, अगर हम किसी ऊंची जगह पे चढ़ जाएंगे तो हमें जो बहुत ही वाइड एरिया, जहाँ तक हमारी नज़र जाएगी, तो वहाँ का हमें लैंडस्केप जो बहुत दूर दूर तक दिखाई देगा। तो हियर इट इज़ ऑल्सो सेड कि ये सेम चीज़ ही कही गई है यहाँ पे कि ब्रह्मगिरी हिल्स पर चढ़ के हमें पूरे इस लैंडस्केप का, पूरे कूर्ग के लैंडस्केप का एक मिस्टी सा और वाइड सा जो एरिया है वो दिखाई देता है, पैनोरामिक व्यू दिखाई देता है हमें। जैसे कि पिक्चर में भी देख सकते हैं कि अगर ऊपर खड़े हैं तो हमें मिस्टी सा, थोड़ा सा धुंधला सा व्यू दिखाई देता है। A walk across the rock bridge leads to the 64-acre island of निसर्गधामा। अब एक रॉक ब्रिज से होते हुए जब हम जाते हैं तो 64 एकड़ का आइलैंड है निसर्गधाम, हम वहाँ पर पहुँचते हैं एक रॉक ब्रिज को पार करके। Running into Buddhist monks from India's largest Tibetan settlement at nearby Bailakup is a bonus. और वहाँ पे तिब्बतन जो सेटलमेंट है, जहाँ पे बहुत सारे तिब्बत लोग रहते हैं, तिब्बत के लोग, और वहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मिलना अब एट नियर बाय बालाकुप इज़ अ बोनस। अब जो तिब्बतन सेटलमेंट है वो नियर बाय बालाकुप है, बालाकुप के पास है, और ये इंडिया की लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट है। और यहाँ पे बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मिलना एक और ही कॉम्प्लीमेंट्री चीज़ होती है कि यहाँ पे हम बुद्धिस्ट मॉन्क्स को मिल सकते हैं और उनके साथ कोई बातें करके उनसे कुछ नॉलेज गेन कर सकते हैं। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अ बोनस फॉर अ टूरिस्ट। The monks in red, ochre and yellow robes are amongst the many surprises
that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg. अब जो लोग इंडिया के बारे में कुछ सर्च कर रहे हैं, उसके बारे में कुछ यूनिक सर्च कर रहे हैं इंडिया के बारे में, जैसे यहाँ पे कहा गया है कि द विजिटर्स हु आर सर्चिंग फॉर द हार्ट एंड सोल ऑफ इंडिया, जो एक्चुअल में हार्ट एंड सोल मतलब जैसे कहा जा सकता है कि एक्चुअल जो शांत जगह है या शांति के प्रतीक हैं, या फिर कुछ नई चीज़ें जो कि अभी भी लोगों की नज़रों में नहीं है, कुछ ऐसी चीज़ें डिस्कवर करना चाह रहे हैं जिससे एक्चुअल मन की शांति मिलती है, तो इट इज़ वन ऑफ दोज प्लेस। और मॉन्क्स जो हैं यहाँ पे, जिन्होंने रेड ऑकरे क्या होता है, पेल ब्राउनिश, जिसे हम मस्टर्ड कलर भी कहते हैं, मस्टर्ड रेड या येलो कलर्स के जो रॉब्स पहने होते हैं, दे आर ऑल्सो अमंगस्ट द मैनी सरप्राइजेज। ये मॉन्क्स भी उनमें से एक हैं, उन सरप्राइजेज में से एक हैं, उन लोगों के लिए, जो उन विजिटर्स के लिए जो इंडिया के हार्ट एंड सोल की सर्च में है, इंडिया की एक्चुअल रियलिटी की सर्च में है, इंडिया के एक्चुअल जो पीसफुल एनवायरनमेंट या फिर पीसफुल पीपल या फिर सिंबल्स ऑफ पीस की सर्च में है। सो दे कैन फाइंड ऑल दीज सरप्राइजेज आर वेटिंग फॉर दोज पीपल राइट हियर इन Coorg. So they can go in Coorg and enjoy the environment there, natural sceneries, as well as they can also meet the monks, and they can explore the heart and soul of India. So here the author is telling us about how to reach there in Coorg. Coorg पहुंचने के लिए क्या रास्ता यूज़ किया जाता है और वहाँ कैसे पहुंचा जाए। Madikeri, the district headquarters, is the only gateway to Coorg. अब यहाँ पे बोल रहे हैं ऑथर कि जो मैडिकेरी है, यही एक डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर जो कि एक अकेला रास्ता है Coorg को जाने का। The misty hills, lush forests and coffee plantations will cast a spell on you. और यहाँ पर इन Coorg की बात कर रहे हैं ऑथर कि Coorg में जो मिस्टी हिल्स हमें मिलेंगी, लश फॉरेस्ट मतलब बहुत ज़्यादा ग्रीनरी एंड द फॉरेस्ट दैट आर ग्रोइंग लग्जूरियंटली, क्योंकि यहाँ पे रेन फॉरेस्ट होती हैं और ज़्यादा टाइम के लिए रेन रहती है, तो प्लांटेशन जो है बहुत ज़्यादा होती है। So lush green forest can be seen here and coffee plantation will cast a spell. और coffee plantation भी बहुत ज़्यादा दिखने को मिलेगी, जिससे हम जैसे कहते हैं ना कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं इन चीज़ों को देखकर, तो they will cast a spell on us. So find a resort, coffee estate or stay in a home for a truly Coorgi experience. और अगर कोई एक्चुअल में Coorg का एक्सपीरियंस लेना चाहता है तो उसे वहाँ पे जाके पहले तो एक रिजॉर्ट बुक करना होगा, या फिर कॉफ़ी इस्टेट, या फिर वो किसी जैसे वहाँ पे कोई अपना रिलेटिव है या फ्रेंड है तो उनके घर में भी रहा जा सकता है, अगर हमें Coorg का एक्सपीरियंस एक्चुअल में लेना है। तो मतलब कोई एक आध दिन में ऐसा वहाँ पे Coorg एक्सपीरियंस नहीं लिया जा सकता, तो हमें वहाँ पे कुछ दिन रहना पड़ेगा। सो बाय एयर भी वहाँ पे पहुँचा जा सकता है, बाय रेल भी और बाय रोड भी। अगर बाय एयर जाना है तो नियरेस्ट एयरपोर्ट्स हैं यहाँ पे मैंगलोर एंड बेंगलोर। जो मैंगलोर है वहाँ से जो Coorg है वो 135 किलोमीटर और बेंगलोर से 260 किलोमीटर है। देयर आर फ्लाइट्स टू मैंगलोर फ्रॉम मुंबई, और मैंगलोर तक जाने के लिए मुंबई से फ़्लाइट चलती है, एंड टू बेंगलोर, और बेंगलोर तक अगर जाना है तो अहमदाबाद, चेन्नई, दिल्ली, गोवा, हैदराबाद, कोची, कोलकाता, मुंबई एंड पुणे, इन सब जगह से हम फ़्लाइट ले सकते हैं। और अगर हम बाय रेल जाने की सोचें तो नियरेस्ट रेल स्टेशन जो है, रेल हेड्स आर एट मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। ये 3 जगह हैं जहाँ पे नियरेस्ट रेलवे स्टेशन हैं, मैसूर, मैंगलोर एंड हसन। और अगर हम बाय रोड जा रहे हैं तो देयर आर 2 रूट्स टू Coorg फ्रॉम बेंगलोर। बेंगलोर से 2 रास्ते निकलते हैं जो Coorg तक जाते हैं, अगर हमें बाय रोड जाना है, अपनी बाय कार जाना है तो। बोथ आर ऑलमोस्ट द सेम डिस्टेंस, दैट इज़ अराउंड 250 to 260, दोनों का डिस्टेंस ऑलमोस्ट सेम है। द रूट वाया मैसूर इज़ द मोस्ट फ्रिक्वेंटेड वन, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो मैसूर वाला रूट जो है, वो मैसूर से होकर जाने वाला जो रूट है वो फॉलो करते हैं। द अदर रूट इज़ वाया नीलमंगल एंड कुनिगल एंड
चंद्रयान पटना। तो ये जो दूसरा वाला रूट है इससे पहले हम नीलमंगल, फिर कुनिगल और फिर चंद्रयान पटना यहाँ से होते हुए कुर्ग तक पहुँचते हैं। So with this our chapter has come to an end. I hope all of you have understood it well. So if you have any queries you can ask me freely. और अगर चैप्टर नहीं ध्यान से समझ आया तो you can also listen to it again. You will definitely understand it. Thank you. Have a nice day.